सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का 7वां अध्याय का दूसरा भाग देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मैं संजय शिंदे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब लोकतांत्रिक क्या है? लोगों के प्रभुत्व वाला, इस प्रकार से उसको परिवर्तित कर दिया और लोग इसकी जो है प्रमुख बन गए। ठीक। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोक संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। खेतीहर अर्थात खेती बाड़ी करने वाले लोगों का एक रूप, उसमें लोगों का समूह उसमें समाविष्ट हो गया, उसमें सम्मिलित हो गया और उसकी वजह से खेतीहर चरित्र बन गया उसका। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता अर्थात क्रियाशील होना। किसी ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी, अर्थात सभी जन मिलकर जो है अंग्रेजों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्शा रहे थे। अब तक जो विकल्प थे उनमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्रवाई करना। इस प्रकार का स्वरूप था कांग्रेस का। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया और हिंसा की विशेष रूप से यहाँ गांधी जी ने निंदा की, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। तो हिंसा का पूरी तरह से विरोध हुआ गांधी जी के आने के बाद, और जो काम बिल्कुल मंजूर नहीं था, जो उनको पसंद नहीं था, जो उचित नहीं लगता था, उसके आगे सिर झुकाने से मना कर दिया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील, ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। तो मुकाबला तो करते थे और साथ में सिर भी नहीं झुकाते थे, लेकिन फिर भी ये सारे तरीके वो क्या करते थे? बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, बड़े अहिंसात्मक ढंग से वो इस चीज को अंजाम देते थे। तो एक अनोखा तरीका गांधी जी ने इस जगह पर प्रयोग में लाया था। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। अब आह्वान करना अर्थात प्रेरित करना, लोगों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। तो सक्रियता का आह्वान, क्रियाशील होने का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल था। तो इतने सारे लक्ष्यों को लेकर कांग्रेस उस समय आगे बढ़ रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। अब उस समय जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी? सर की उपाधि देती थी लोगों को, जो अंग्रेजों की तरफ से काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के हित में काम कर रहे हैं, उनको वो सर की उपाधि देते थे। तो इस प्रकार के खिताब छोड़ देने चाहिए, ऐसे गांधी जी का कहना था। गर्चे कम लोगों ने खिताब छोड़े। हालांकि ये बात सुनकर बहुत कम लोगों ने जो है वो खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। तो इस प्रकार से लोगों ने गांधी जी की बात को माना और उसका एक प्रकार से, भले ही लोगों ने खुद होकर खिताब नहीं छोड़े हो, लेकिन लोगों ने उन खिताबों को देश के हित में नहीं माना। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत
जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी। तो उपहास अर्थात जिस पर हंसी आ जाए, लोगों ने उस पर उसकी हंसी उड़ाई। अभद्र अर्थात जो सभ्य नहीं है, जो एक प्रकार की ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति जो है उसे अशिष्ट रूप में देखने लगे और जिसको देखकर शर्म आने लगे। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है। अब निवृत्ति मार्गी होना मतलब क्या है? तो जो चीजें हैं उससे मुक्ति पाना, जैसे सांसारिक भोग विलास से मुक्ति पाना, इस जीवन चक्र से मुक्ति पाना। ऐसा माना जाता है कि 84 करोड़ योनियों से गुजरकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के इससे मुक्ति पाना, तो ये निवृत्ति मार्ग है। पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता के निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। तो उनका संदेश ही था, चलो गांव की ओर। तो इस प्रकार से गांव में चहल पहल बढ़ गई। किसानों को झकझोरा गया, उन्हें जगाया गया, उनकी जड़ों को हिलाया गया और वे भी सक्रिय हुए। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वत्तापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, जो पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। तो इस प्रकार से एक नई विचारधारा गांव में बहने लगी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक नए भारत के दर्शन किए। जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लोगों को उन्होंने भूखे और कच्ची झोपड़ियों में रहते हुए देखा। तो इससे उनका मन जो है वो भावनात्मक रूप से ग्रामीण भागों से जुड़ गया। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। अब बैठाने की कोशिश करना अर्थात बिठाना, धीरे धीरे उसके अंदर उसका समावेश कर देना। ठीक, बैठाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश करते समय उन्होंने उस पर जबरदस्ती नहीं की, लोगों पर जबरदस्ती नहीं की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप भले ही किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन आप प्रयोग में लाते हैं वो भी बहुत जरूरी है, और उन साधनों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है और उसका भी प्रभाव पड़ता है। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति है। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू है, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो वैचारिक ढांचा था वो सत्य और अहिंसा पर टिका हुआ था। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है।
तो ये खास विचारधारा है गांधी के मन में। वे उन चीज़ों को ही अपनाते थे जो उनको उचित और सही लगते थे, फिर चाहे वो दूसरों को पसंद आए या ना आए। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती। तो यहाँ गलतफहमी जो है वो ऐसे विचार है जो आपके मन में उनके प्रति उनके विरुद्ध ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार का ये चीजें होते हुए भी गांधी जी कभी भी अपने विचारों से नहीं हटते थे। फिर क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। तो कुल मिलाकर कथनी और करनी में एक रूपता देखने के लिए मिलती है। जो वो बोलते हैं वही वो करते थे। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुरूप ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे ऊंचे नीचे का वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। तो गांधी जी के सपनों का भारत ऐसा था कि जहां की सभी जातियां मिलकर रहे, कोई जाति से ऊंचा नहीं है और कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छुआछूत नहीं मानेगा, कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, कोई दवाइयों का सेवन नहीं करेगा, अर्थात तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से और स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाएगा। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिलेंगे। तो इस प्रकार के एक सपनों का भारत जो है वो गांधी जी चाहते थे। जहां उन्हें अपने हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपने सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। अब सार्वभौमिक धर्म को सार्वभौमिक बाना पहनाना, अर्थात बाना अर्थात शरीर, सब सार्वभौमिक अर्थात सबके लिए एक समान, इस प्रकार का धर्म उन्होंने बनाने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति ना हिंदू है ना इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। तो सभी इकट्ठे आए हैं, इसलिए भारत है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे मंजूर नहीं। तो कुल मिलाकर सभी को अपनाना चाहते थे, लेकिन कोई उनको उस जगह से हटाए ये उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दे और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू पोंछ लेना। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि सच्चा भारत वही बन सकता है जब करोड़ों भूखे प्यासे लोग जो है वो सुखी हो सके। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। तो इस प्रकार से इनके विचारों से, जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए थे और उनके हित को सोचने वाले थे, इससे लोग प्रभावित हुए और उनसे जुड़ते चले गए। बिल्कुल चुंबक की तरह, जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है, खींचा चला आता है, उसी प्रकार से लोग गांधी जी की तरफ खींचे चले आए और एक प्रकार से एक बड़ा जन समुदाय उन्होंने अपने तरफ कर लिया।
कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये खास बात उनमें देखने के लिए मिलती थी। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। तो कुल मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के जो दमनकारी तरीका था उसका विरोध किया गया और किसी भी प्रकार से सरकार की सहायता नहीं की गई। तो इस प्रकार से एक अनोखा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अल्पसंख्यक कौन है। अल्प अर्थात कम और संख्या अर्थात संख्याई, गिनती उनकी। तो जो संख्या में कम है ऐसे लोगों की समस्या, जिसमें मुस्लिम लोग उस समय भारत में माने गए थे, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। अब सांप्रदायिक क्या है? जब धर्म के आधार पर, उसमें धर्म के आधार पर हम विविध समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ी समस्या इसमें यह होती है कि एक धर्म जो है वो ज्यादा कट्टर हो जाता है, ज्यादा सख्त हो जाता है और दूसरे धर्म को अपने से छोटा मानने लग जाता है, तब वहां पर सांप्रदायिकता आ जाती है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान खोजना और बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिलना जरूरी था। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जाति या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक है। जैसे मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, इनमें बहुत सारे धर्म के आधार पर हम लोग संख्या में कम मानकर उन्हें अल्पसंख्यक मान लेते हैं। जाति दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जाति सवाल भारत में ना कभी उठे हैं ना उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती है या उनमें अंतर करना कठिन होता है। तो इस प्रकार से जातियां हम देखते हैं कि जो जातियां हमारे हिंदू धर्म में वही मुसलमानों में हमें देखने के लिए मिल जाती है बहुत हद तक। तो जाति समस्या नहीं, धर्म समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी हो गई थी। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्गों को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। तो कुल मिलाकर एक धर्म जो है अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है और फिर वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाना शुरू कर देता है, अपने समुदाय को बढ़ाना शुरू कर देता है। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, ईसाई आदि भी धर्म शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। तो भले ही कांग्रेस में हिंदू के संख्या ज्यादा थी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी थे, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि थे। ठीक। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी कि इन सभी को साथ लेकर चलना था उस समय की स्थितियों के अनुसार। कांग्रेस निस्संदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी। एका मतलब एकता, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक ढांचे में कस दिया जाए। तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा था, ऐसा कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से उन सभी को इकट्ठा किया जा सके। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक
विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। तो ऐसा कोई लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था कि इन सभी को इकट्ठा कैसे लाया जाए और उससे क्या प्राप्त किया जाए। तो फिर सभी धर्म के लोगों को उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार कर लिया गया और उन्हें सुरक्षित रखने पर सहमति दर्शाई गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। तो ये जो बुनियाद थी राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, इसे केंद्र में रखा गया। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। तो ब्रिटिश सरकार ये कदापि नहीं चाहती थी कि भारत में राष्ट्रीय एकता निर्माण हो और लोकतंत्र आ जाए। तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था ब्रिटिश सरकार को। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार जो है किसी न किसी बहाने से भारतीय जनता में फूट डालने का काम करती थी। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। तो ब्रिटिश सरकार जो है दोनों तरफ से अपना ही भला सोचती थी, और इसीलिए वो क्या करती थी, कुछ लोगों को अपनी ओर रखने के लिए उनकी मदद करती थी। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। तो वही वातावरण इस जगह पर पंडित जी चित्रित कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। तो इस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हिंदू और मुसलमान दो ऐसे राष्ट्र भारत में समाये हुए, ऐसा उनका सोचना था। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। तो इस प्रकार से एक अलग ही विचारधारा लेकर मोहम्मद अली जिन्ना आए और उन्होंने भारत को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने का सिद्धांत रखा। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और नए वीडियो के